Let us continue our exercise application of differential equation 8.6. And I'm taking now third question. I think second and कौन सा हो गया था? Fourth, right है? सेकेंड एंड फोर्थ हो चुका है. कंफर्म कीजिए मुझे, यस और नो. सेकेंड एंड फोर्थ हो गया है. कंफर्म टू. हाँ सर. Yes, thank you. The rate of growth. Now I am taking question number third. The rate of growth of bacteria is proportional to the number present. If initially there were 1,000 bacteria and the number doubles in 1 hour, find the number of bacteria after 5/2 hours. Now question is similarly to that previous one because अब मैंने आपको आगे ही बोला इसका प्रोसेस पूरा एक जैसा ही है. शुरुआत करने भी उतने ही उसी तरह से जो प्रोपोर्शनल का हमको बात उन्होंने किया है वही तरीके से हमको आगे बढ़ना है. प्रोपोर्शनल का बात उन्होंने किया ही है. रीड क्वेश्चन क्रिश. The rate of growth of bacteria is proportional to the number present. If initially there were 1,000 bacteria and number doubles in 1 hour, find the number of bacteria after 5/2 hours. इनिशियली कितने बैक्टीरिया क्या बात कर रहे हैं लोग है? 1,000. 1,000. इनिशियली मतलब इन द स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग. तो मैं जरा बाजू में वो छोटा टेबल बनाना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करो. टाइम के लिए टी यूज करूंगा. यस. और आपको यहाँ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बोलो या कैसे भी आप पी को भी अज्यूम कर सकते हो. समझ में आ रहा है ना? पी आई एम यूजिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया. ध्यान रखना आप पी के जगह पे दूसरा भी नोटेशन यूज कर सकते हैं. गेटिंग? तो इनिशियली देयर वर 1,000 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में. तो तभी शुरुआत में मतलब समय वॉज एट 0 एट बिगिनिंग. आगे क्या लिखा है? नंबर डबल्ड इन 1 hour. क्रिश, तो मैं टाइम के जगह में क्या लिखूंगा? टाइम डबल हो गया.
इन 1 आवर बोला तो है। कृति, यू ट्राई। बैक्टीरिया 60 का, minutes सॉरी, रिपीट। मतलब 1 आवर में 2000। हाँ, 1 आवर में ये डबल हो गया, मतलब इट वॉज 1000, नाउ इट इज गोइंग टू बी डबल एज 2000, राइट। भाई सब लोग के दिमाग में आ रहा है ना ये मुद्दे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तुम्हारे लिए। बाजू में रफ में मैं बना रहा हूँ इसलिए कि उसी को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद है ना सबको, 1 by 1 1 by 1। अच्छा आगे पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स। तो 5/2 आवर्स, आवर्स में इंफॉर्मेशन है, याद रखना। एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग इट इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स दे हैव स्पेसिफाइड। सो नाउ व्हाट शुड आई राइट? सो 5/2 आवर्स पे टाइम के बाजू में लिखना है तो लिख के रखो, आवर्स के अंदर है ये, यूनिट उसका आवर्स में है। बाकी हमारा रफ टेबल बनता है, इसको हमें सॉल्यूशन में दिखाने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा अपने को आइडिया देता है कि अपने को पूरे क्वेश्चन में क्या दिया है। जस्ट एट अ ग्लांस लुकिंग एट दैट टेबल यू कैन कम टू नो about the detail of the question. So in 5/2 hours, what will be the population of this bacteria or the number of bacteria? ये क्वेश्चन समझा पहले तो? अच्छा, स्टार्टिंग में क्या बोला है? रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब जिस रेट से बैक्टीरिया का ग्रो हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब मुझे जो शब्द चाहिए वो बोलो इन जनरल, क्योंकि हमारे तो हमको तो डेरिवेटिव की भाषा बहुत अच्छी लगती है ना। इंक्रीज हो रहा है, बात बहुत सही है, बराबर है, एग्जैक्टली, बट आई वांट इन माय वे, इन द डेरिवेटिव लैंग्वेज। अरे ट्राई करो ना, बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, सही है करती। तो बस वो चेंज जो हो रहा है, इट इज अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्रेजेंट। प्रेजेंट बोला है उन्होंने, देख। तो मेरा शुरुआत में क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहले आगे के दो क्वेश्चन के आधार पे ही मैं जा रहा हूं, देख लो। इनिशियली आप लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा व्हाट आर द नोटेशन यू आर गोइंग टू यूज। टी के टी जो हम यूज कर रहे हो टाइम के लिए, पी यूज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए, यस और नो। मैं क्या बोलूंगा? लेट पी डिनोट्स, लेट कैपिटल पी डिनोट्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, राइट है। T denotes time, since वही स्टेटमेंट में सेम छापूंगा, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज proportional टू द नंबर प्रेजेंट। इसका मतलब मैं क्या लिखूं? प्रोपोर्शनल का हिसाब है, देखो। और ग्रोथ बोल दिया, रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज चेंज। बोल कृति। P by dt is proportional. इज proportional टू P. पी, करेक्ट, वेरी गुड। करंट पॉपुलेशन जो है उसका, बैक्टीरिया का नंबर बोलो आप, दैट इज पी। अब हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे
dp by dt is equals to kp। लिखो भाई लिखो बाजू में, वेर k is a constant। ठीक है, अभी तुमको क्या चक्कर चलाना है आगे तो के भाई जी p वाला टर्म एक साथ लेके dp के साथ उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, पैरामीटर रेडी है, और dt को एक दूसरे तरफ कर लीजिए। यही तो करते हैं ना अभी तक हमने यही तो प्रोसीजर करा है, खाली कहाँ ना कहाँ नोटेशन बदला होगा, ये हो सकता है, अदरवाइज द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो एज इट इज। चल भाई 1/p dp इज इक्वल्स टू k dt। क्या बोलूं क्या बोलूं, कोई बोलेगा? इंटीग्रेटिंग। हाँ इंटीग्रेटिंग करेंगे, चलो फटाफट। 1/p dp इज इक्वल्स टू, ये बाहर निकलेगा 1 dt log p के 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू tt log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c। बोले तो इसको अपन क्या करके ले लेंगे, नंबर 1 करके ले लेंगे, यस और नो। अब हमको आगे बढ़ने के लिए वो टेबल काम में आएगा जी, है कि नहीं आरती? बोलो अर्शाली, पहला वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, टेबल समक्ष रखिए आपके। P is equal to 1000. p इज इक्वल टू 1000 और t इज इक्वल टू नहीं रखेंगे। P is equal to 0. हाँ दोनों रखने हैं। चलिए आइए पुट p is equal to 0 and p is equal to 1000। चलिए ये इन 1 में रखने का है, तो ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। इससे क्या मिल जाता है तुमको सबको मालूम है, k इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस c खाली बचेगा, इससे हम लोग को c मिल जाएगा। अब क्या करने का हर्षाली, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Put C is equal to log 1000. हाँ नंबर 1 में रखेंगे, पुट c इज इक्वल्स टू log 1000 इन 1, ले ले 1 क्या है, log p इज इक्वल्स टू kt प्लस log 1000, ले ले। तो भाई जी लोग वाले टर्म को एक साथ रखते हैं कि नहीं हम, log p माइनस log 1000 इज इक्वल्स टू कैरी। इसका मतलब kt इज इक्वल्स टू log m माइनस log n का नियम यूज करें, log p अपॉन 1000। इसको मैं क्या दूं नयन? हाँ सर। इसको मैं क्या दे दूं, ये स्टेटमेंट नंबर 2 दे दूं, वेरी गुड। अब नयन क्या करने का अपने को, टेबल देखो वापस, t की वैल्यू 5/2 और p की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 2000। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट जो है हमारा ना,
ये हमारी वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ पुट t इज इक्वल्स टू 1 एंड p इज इक्वल्स टू 2000। चलिए पुट t इज इक्वल्स टू 1 एंड p इज इक्वल्स टू 2000। वो टेबल से ना क्या होता है, तुम्हारे को कन्वीनियंट हो जाता है, पूरा क्वेश्चन वापस से रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए ये रखिए तो k into 1 is equals to log 2000 upon 1000। k मिल जाएगा log 2। क्या मिल जाएगा k का वैल्यू log 2। अब ये k की वैल्यू जो log 2 मिली है उसको किसमें रखने का है नयन? In equation 1. इक्वेशन 1 नहीं अच्छा लगा मुझे। इक्वेशन 2। नयन रिसेंट कौन सा आ गया? इक्वेशन 2 आया ना? हाँ, यस, उसमें ध्यान रखेंगे। तो चलिए पुट k is equals to log 2 in equation 2 बाई जी इक्वेशन 2 kt। k बोले तो log 2, t को मल्टीप्लीकेशन के तौर पे रखाएंगे, पहले उसके पीछे रखेंगे, इज इक्वल्स टू log p अपॉन 1000। दोनों तरफ से log कैंसिल करने के वास्ते ये t को ऊपर ले चलेंगे हम। m log n के नियम के हिसाब से log 2 रेज टू t इज इक्वल्स टू log p अपॉन 1000। log कैंसिल हो जाए, 2 रेज टू क्या आ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू में? t रेज टू 2 रेज टू t इज इक्वल्स टू p अपॉन 1000। ये यहाँ तक आ गया क्या? इसको मैं क्या देऊंगा? 3. नंबर 3। अब आ जाओ तो परत वो टेबल में। अब नयन बोल, अब क्या रखूं? P की वैल्यू 5/2. हाँ, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा? P. p मतलब द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, और यू मे से द नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हमने अज्यूम किया p के लिए, दैट वी कैन ऑब्टेन ऑन दैट 5/2 आवर। मतलब उतने आवर पे बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएंगी। क्योंकि क्या क्या होता है मालूम है? वो मालूम है, दही दही बनाने के लिए वो दूध में जो अपन जावन डालते हैं ना, क्या डालते हैं कृति? क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग गुजराती में मेड़वण बोलते हैं। हाँ सर, हम भी यही बोलते हैं। हाँ, तो हिंदी या दूसरे शब्द भाषा में कुछ जावन बोलते हैं इन लोग। कोई सुना है तो मुझे सपोर्ट करो, क्या मैंने बराबर बोला? कोई शायद मारवाड़ी लोगों में या हिंदी वाले भाषा लोगों में, यूपी वाले लोगों में जावन बोलते रहते हैं। नहीं सर, मारवाड़ी में तो मेलवन बोलते हैं ना, बोला मेड़वन ना। बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये जो सेंटर वाले हैं या मध्य प्रदेश वाले या आगे के कोई लोग हैं, झावन भी वह शब्द मैंने सुना है। हाँ सर, बोलते हैं। आरती क्या बोलते हैं? बोलो बराबर से, मैंने बराबर बोला? सर हाँ सर, जावनी बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग अपने अपने शब्द है, मजा है उसकी। तो ये वो बैक्टीरिया होता है एक्चुअली, दही बनना बनने के लिए तो थोड़ा डालते हैं तो पूरा दूध का दही बन जाता है कि नहीं? तो वो बैक्टीरियल इफेक्ट उसके अंदर निर्माण होते रहती है। क्या उसको हम साइंटिफिकली ऐसा बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट, केमिकल चेंज एक प्रकार से। तो वो बैक्टीरिया बढ़ते जाता है, और एक्चुअली वो बैक्टीरिया दही के तौर पे हम लोग भी खाते हैं, तो हमारे लिए बोलते हैं इन लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी अच्छा भी है अपने हेल्थ के लिए। वो कुछ बैक्टीरिया अपने शरीर में जरूरी भी है, वो अच्छे बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया अपने को वो प्रॉब्लम करते हैं, वो नहीं चाहिए। तो वो ग्रो होते रहता है। बात यहाँ पे एग्जाम्पल का मुझे ये तो पहले ही मैं बता देता था, ये दिमाग में आ गया तो मैंने दही का उदाहरण दिया। तो भाई अभी मेरे को इतने वे घंटे में
5/2 आवर पे मेरे पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होएगा, दैट आई वुड चेक। तो पुट करेंगे P is equals to 5/2, P is equals to 5/2, P is equals to क्वेश्चन मार्क, आइए 2^π/2 is equals to log P upon log नहीं है, P upon 1000 ओनली, log तो कैंसिल हो चुका है। अभी ये 2^5/2 को कैसे लिखेंगे अपन, 2^5 होल रेज टू हाफ, है ना। किसको डायरेक्टली होता है तो करने का है, आई डोंट माइंड, फटाफट हो जाता है। तो 2^5 तो पूरे का रूट है, 2^5 बोलेगा तो 2² इंटू 2² इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, खाली क्या बचा, √2। √2 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया है, देख ऐसे लिखना है, लिख दो। क्वेश्चन के बाद उन्होंने √2 का वैल्यू दिया है। √2 क्या दिया है, 1.414, 1.414। एवरीवन प्लीज सब्स्टिट्यूट नाउ, √2 वैल्यू है ना 1.414, 4 into 1.414 is equals to P upon 1000, therefore P is equals to ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.656 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 1000 आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद और 3 0 है, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 5656, खत्म, 5656। दिस इज व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया एट 5/2 आवर। तो मैं स्टेटमेंट लिखेगा भाई, hence नंबर ऑफ बैक्टीरिया बोला, पॉपुलेशन बोला, जो शब्द है बराबर वो यूज करिए। नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 5656 आफ्टर 5/2 आवर्स। बात खत्म, इजी था। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने समाप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए अभी कितने क्वेश्चन बाकी है हमारे, 2 क्वेश्चन बाकी, ओके। तो मैं ले रहा हूं, अब ले लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 3। चलिए, इसमें एक पॉइंट अच्छा है समझने के लिए, बाकी पूरा है, पूरा स्टाइल यही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल यही है। लेकिन मैंने देख लिया टेक्स्ट बुक वालों ने एक भी क्वेश्चन डीके का नहीं दिया है। डीके का क्या मतलब समझा था मैंने, रिडक्शन, रिडक्शन होना, डिप्लीट होना, डेप्रिशिएट होना, इन सिंपल वे, कमती होनी। एक भी इसमें ऐसा नहीं दिया, सब में ग्रोथ का या इंक्रीज हो रहा है ऐसा ही दिया है। मगर मैं लेना चाहूँगा, आज ही हो जाएगा, मजा आएगा, अपना ये समय का भी उपयोग हो जाना है। इसमें अभी तो 2 ही क्वेश्चन बाकी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
द रेट ऑफ, हाँ देखो ये इसमें दिया ही है, द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अच्छा, आपको ये मौका मिल जाएगा, डेप्रीसिएशन dv/dt करके अपने को बता ही दिया है, ऑफ मशीन is inversely proportional to the square of t plus 1, where v is the value of machine value of the machine t years after it was purchased. The initial value of the machine was rupees 8 lakhs. And its value decreased rupees 1 lakh in the first year. Find the value after 6 years. बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, इसमें आपको आपके लायक इसलिए भी मैं बोलूंगा क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू दिस डेप्रिसिएशन एटसेट्रा इन अकाउंट्स, है ना, आपको ये मुद्दा मालूम है डेप्रिसिएशन का, मार्केट इंपॉर्टेंट। तो ये एक आपको तो पता ही है कि दिस इज वेयर एंड टेयर ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट एज अ मशीनरी व्हेन यू यूज इन आवर बिजनेस, एनी इन फैक्ट्री, it goes on depreciated year by year specifically. बट एक बात ध्यान रखना, जो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो ऐसे क्या जरूरी है, क्या सेम लगता है, या वैल्यू मशीन का जो होता है प्रैक्टिकली सोचो, क्या हर साल उसका वैल्यू एक हिसाब से ही कम होगा, ऐसा जरूरी है क्या? कभी मशीन का यूज कुछ साल ज्यादा भी हुआ हो, किसी साल मशीन का देखो लॉकडाउन लग गया तो इस साल समझो कोई फैक्ट्री बंद हो गई या बंद रही थोड़े टाइम, तो उस समय फैक्ट्री में मशीन का इस्तेमाल कम समय हुआ रहेगा, तो सीधी बात है उसमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, बोलना भाई कम लगा होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तीर्थ भाई आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ तो जरा रिप्लाई करो, मैं इधर रिपीट करते ही रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ। क्या कृति? हाँ सर। हाँ तुम लोग कुछ तो लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं, तो करने का ना, मेरे को भी कंफर्मेशन मिलता है कि भाई हाँ सुन रहे हैं आप लोग, बैठे हैं। क्लासरूम में होते तो यहाँ तो सामने सामने देख लेता मैं, क्या कौन किया किधर क्या कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे भी अच्छा अपन क्रिएट कर सकते हैं ना माहौल, लेकिन आप लोग करने के मूड में होने चाहिए ना भाई। हाँ, हम भी सर को बराबर रिप्लाई करेंगे, साथ में हमारा भी काम अच्छे से होना है और सर को भी आगे बढ़ने मिलेगा, फटाफट होता है काम। क्या नहीं तो एक ही मुद्दे पे मैं 2 बार 3 बार रिपीट करते ही रहूँ, उतना टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है ना, अननेसेसरली। तो डेप्रिसिएशन का ये पॉइंट है, समझ में आया। एंड डेप्रिसिएशन का जो हम आप बात करोगे तो वैल्यू ऑफ मेनी फिक्स एसेट इज गोज ऑन रिड्यूसिंग। जैसे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन का बात किया हमने, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करी, तो पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। एज टाइम moves forward, the population etc it goes on increasing, but as time moves forward, in this case of depreciation, the value of machine is going to be reduced. So this is a question of decay, depletion जिसको हम बोल सकते हैं। तो भाई साहब पहले तो उन्होंने बोल दिया है कि ये जो डेप्रिसिएशन है रेट ऑफ चेंज, see the depreciation in the derivative sense what we can say, change in the value of fixed asset with respect to change in the time, that is change in one variable with respect to another variable. So very first उन लोगों ने dv by dt का नोटेशन दे के रखा है ना, what do you mean by v and what do you mean by t, क्योंकि उन्होंने उसको भी स्पेसिफाई किया है, where v is the value of the machine and t is here। तो उन्होंने अजम्पशन पहले से नोटेशन का करके ही दिया है कि नहीं, ये बोलने भाई here हमको लेट बोलने की जरूरत नहीं है। here v is taken as value of the machine, take down, and t denotes years, that is time, in bracket में लिखो years, ठीक है ना। and the rate of depreciation is inversely proportional। अभी देखो यहाँ एक और शब्द है तुमको नया से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए भी बोला खाली प्रोपोर्शनल नहीं बोला है कृति, इट इज गिवन एज इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो लिखो since the rate of depreciation, अच्छा अभी ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में भी ये डीवी बाई डी टी उन लोगों ने दिया तो है, ये नहीं देते तो भी तुमको समझ के लिखने को आना चाहिए था कि ये डीवी बाई डी टी ही होना है। सो द रेट ऑफ depreciation, that is dv by dt of a machine is inversely proportional to the square of t plus 1, square of t plus 1, yes। तो इसका क्या मतलब समझेंगे, therefore a rate of depreciation dv by dt is inversely proportional। proportional का तो साइन आपको मालूम है, सिंबल। ए इनवर्सली, ये क्या समझेंगे इनवर्सली, कैन एनीबॉडी? 1 1 upon upon p। हाँ 1 अपॉन नहीं, मगर वो कृति टी के ही अपने इनवर्सली नहीं बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1। तो इनवर्स हुआ मतलब 1 अपॉन में 1 जाएगा, upon और 1 अपॉन इनवर्स बोला तो 1 अपॉन हो जाएगा, और किसका अपॉन में जाने का है तो टी प्लस 1 का, t उसका plus भी 1 the स्क्वायर का, हाँ उसका भी स्क्वायर है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी टी प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मुद्दा समझने में आना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, ऐसा इनवर्सली वर्ड नहीं यूज किया है एंड दिस इज स्क्वायर भी वर्ड नहीं यूज किया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपका बराबर से फॉर्मुलेट होना चाहिए, तो ही आगे गाड़ी बराबर बढ़ेगी ना। तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोला, एक तो डीके का क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट भी ऐसा मैंने बोला, प्लस ये स्टेटमेंट को भी हमारे को समझ में आना है। चलिए कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, therefore dv by dt is going to be equal to
के अपॉन के मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर न्यूमरेटर में रख दिया है, उसमें कोई अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर में रहेगा के मल्टीप्लिकेशन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक बात मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ मेरे को कोई गाइड करेगा या किसी के दिमाग में घंटी बज रही है? एक चीज पे मैं यहाँ पे मार खा रहा हूँ, मैंने अधूरा लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आई कैन से समथिंग इज मिसिंग। माइनस सॉरी, रिपीट। माइनस की साइन, माइनस की साइन, वाई? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है। और एक बात खास ध्यान रखना, माइनस की साइन दिया, तू बोला तो सही, अभी तू ही मेरे को बता मैं कहाँ लिखूंगा माइनस की साइन, कहाँ मिस कर दिया मैंने? फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में, करेक्ट। एवरीवन प्लीज नोटिस दिस पॉइंट विच इज मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। माइनस साइन करने की बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंस होगा इसका, क्योंकि हमारा डिप्लीशन है, डेप्रिसिएशन है जो, उससे अपने को पता चलना है कि ये जो है वैल्यू डाउन होने जा रही है। अच्छा, एक और बात, ये पहले स्टेप में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां पे वो प्रपोर्शनल का साइन था या इक्वल टू का साइन है, तभी आपको ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली के का जो वैल्यू है, या साइड में ब्रैकेट में लिखो, वेयर के इज अ, वेयर के इज अ कांस्टेंट, जैसे हम लिखते हैं। And one more thing I would specify here, k should be always greater than 0, ये ध्यान रखना, मतलब always it should be a positive value, constant। चलिए, अब मैं इधर उधर कर दूंगा, चलिए इधर उधर कर दूंगा ताकि मैं इंटीग्रेशन ले सकूं। तो ये डी टी को उधर ले ले, है ना, इसका करना पड़ेगा। के भले उधर ही रहा है ना, तो इधर क्या खाली बचेगा, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन टी प्लस वन होल स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेशन लेने के लिए मैं तैयार हूं, देख ले मेरा स्टेप बराबर जा रहा है, इंटीग्रेबल है। अभी इंटीग्रेशन लेने के लिए अप्रोप्रिएट हो गया कि नहीं मेरा स्टेप? integrating both sides, integrating both sides, इंटीग्रल कुछ नहीं है, 1 dv माइनस के आउटसाइड इंटीग्रेशन जाएगा 1/t+1 होल स्क्वायर के हिसाब से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या बोलता है? ए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, माइनस के एज इट इज आउटसाइड, 1/t+1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? t+1 होल स्क्वायर ऊपर लेके जाओ। चलो ऊपर ले लेता हूँ फिर, परफेक्ट तो है ही, और मैं तुम्हारे से एक्सपेक्ट करते डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? ये जैसे सुन, ओपन 1/x का डेरिवेटिव ऐसे डायरेक्ट करते थे, ऐसे तो अपन इसको भी डायरेक्ट कर, लेकिन तुम्हारा वहाँ ध्यान जाना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर लेके जाओ, शांति से करो भाई, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए। गड़बड़ कर देंगे, मिस्टेक हो जाएगा। माइनस के चले t+1 -2+1/-2+1 प्लस c, v is equals to -k
इंटू टी प्लस 1 रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी। बोले तो v इज इक्वल टू, ये माइनस के -1 का माइनस कैंसल, और वो t प्लस 1 होल रेज टू -1 को नीचू ले ले, ये तो न्यूमरेटर में k रहेगा, ये नीचू आ जाएगा t प्लस 1 होल रेज टू +1 प्लस सी। खत्म हो गई स्टोरी। इसको मैं क्या दूं नयन, इसको मैं क्या दूं? 1। 1, करेक्ट। अब ए तेरे को टेबल बनवाने का रह गया ना इसमें, कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन देखो। आफ्टर इट वॉज परचेज, वो तो ठीक है, यहाँ खत्म हो गया एक स्टेटमेंट। यहाँ से पढ़ने का है हमको। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब भी हमने मशीन खरीदा होगा, तो एट दैट टाइम, दैट मीन्स द टाइम and the value of the machine, both we have to consider. So at the time when I have purchased, that time was 0, वहां से मैंने मशीन शुरू किया होगा यूज करना, that at that time मेरा वैल्यू कितना था मशीन का? 80,000, देख ले वैल्यू के जगह पे 80,000। उसके पश्चात and its value decreased ₹1 lakh in the first year, 8 lakhs है ना, सॉरी 8 lakhs है ना वैल्यू। हाँ 8 lakhs, मैंने क्या 80,000 लिखा, सॉरी 8 lakhs, 8 lakhs, correct, okay. Then its value decreased ₹1 lakh in the first year, पहले ही साल में, एक साल के बाद मतलब पहले ही साल में उसका वैल्यू कितने से डिक्रीज हुआ? 7 lakhs। हाँ, बात सही है, आएगा क्या इधर? 7 lakhs, वेरी गुड, क्योंकि 1 लाख से डिक्रीज हुआ। सब लोग समझना ये पॉइंट, क्योंकि वहां क्या स्टूडेंट देख के खाली अमाउंट लिख देता है, देख के खाली वो टेबल दे देगा, लिख देगा, छाप देगा, फिर वही वैल्यू ले लेगा, गलत हो जाएगा। वैल्यू डिक्रीज्ड, उतना वैल्यू डिक्रीज हुआ, मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया? 7 लाख पे आके खड़ा हो गया। समझ में आया ना? डिक्रीज बाय एंड डिक्रीज टू, बाय और टू में फर्क आना है तुमको। यहाँ भले वो शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन इन वैल्यू डिक्रीज ₹1 लाख ऐसा बोल के इन लोग वही बता रहे हैं कि उसका वैल्यू कितने से कम हुआ। चल आगे क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा? 6 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, ये ढूंढने का है भाई साहब। गेटिंग इट? चलिए, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हम सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। नयन, पहला वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? P is equals to 0, V equals to 8 lakhs। वेरी करेक्ट, चलो शुरू हो जाओ। v इज इक्वल टू 8 lakhs है भाई, इज इक्वल टू k अपॉन t 0 प्लस 1 प्लस c बाई जी 8 lakhs इज इक्वल टू k प्लस c। k अपॉन 1 है तो k ही लिखेगा ना 1। यह हमको जो है वैल्यू मिला है इस तरह का, इसको मैं क्या पकड़ के चलूं? 2। नंबर 2 ले लो भाई, ले लो। अब मैं क्या बोलूं? पुट नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू रखने का है क्या? अच्छा, एक और स्टोरी सुना देता हूँ इसी में। तुम लोग को लगेगा कि सर इसमें से पहले तो इतने सारे क्वेश्चन आगे किए, इतने इतने स्टेप तक हमको यहाँ सी का वैल्यू मिल जाता था। महसूस होता है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन सर ये क्वेश्चन में सी का वैल्यू मिला नहीं। आगे के हर क्वेश्चन में देखो के कैंसिल हो जाता था,
0 से मल्टीप्लाई होके, याद करो, या यू कैन। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे ये स्टेप में अपने को सी की वैल्यू मिली नहीं, यहाँ पे अपने को इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन मिला। लीनियर इक्वेशन समझते हैं ना, एक्स और वाई में अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे मिलता है, ऐसा इक्वेशन मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यूज रखेंगे। t का वैल्यू 1, v का वैल्यू 7 lakhs। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक इसमें रखने का बोल रहा हूं मैं, इधर भी लिखो इन 1, 1, ये भी किस में रखूंगा, इन 1। तो भाई जी v 7 lakhs इज इक्वल्स टू k अपॉन 1 + 1 + c। ये मतलब क्या मिला हमको, 7 lakhs इज इक्वल्स टू k अपॉन 2। ये हमको दूसरा एक लीनियर इक्वेशन मिला ना, नंबर 3 देव ए। हाँ अब देख, सेकंड और थर्ड सोल्व करने का साइमल्टेनियसली करने को तो सबको आता है। सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। चल भाई, सेकंड क्या है, 8 lakhs इज इक्वल टू k + c 7 lakhs इज इक्वल टू k/2 + c। बोलना सब्ट्रैक्टिंग करूं क्या, ये सब लिखने का ऐसे जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट माइनस 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 कर दिया ना, नीचे साइन चेंज कर दिया ना, तो समझ में आए आता ही है कि वो सब्ट्रैक्ट ही किया है। सी सी कैंसल, ले 8 लाख - 7 लाख 1 लाख, k - k/2 मतलब k - हाफ टाइम k, तो हाफ टाइम k बचेगा क्या, क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इससे हमको मिल जावे k का वैल्यू, k इज इक्वल टू 2 × 1 lakhs। बोले तो k इज इक्वल टू 2 lakhs। क्या बोलता है, आया क्या आंसर k का। अब क्या करेगा तू, k की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड या तो थर्ड में किसी में भी रख दे भाई, रख दे भाई, मैं 1 में रखता हूँ भाई। पुट k इज इक्वल टू 2 lakhs इन इक्वेशन नंबर, मेरे लिए सेकंड नंबर है ना, सेकंड में बोलता हूँ, इन सेकंड। ले साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, इसमें कोई तुमको दिक्कत नहीं है। 8 lakhs इज इक्वल टू 2 lakhs प्लस c। बोले तो c इज इक्वल टू 8 lakhs - 2 lakhs, therefore c बोले तो 6 lakhs है। अब ये k और c दोनों का जो वैल्यू है वो मुझे किसमें रखने का है, सोचना। 1, इक्वेशन 1 में रख दूंगा। देखो जरा तुम लोग सोच के बोलने का, क्योंकि सब इक्वेशन तुम्हारे सामने है, तुम डिसाइड करने का। तो कि इसमें जो k और c का वैल्यू मिल जाएगा कॉन्स्टेंट्स, और मैं रख दूंगा, तो v फाइंड करने लायक ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या बोला, v फाइंड करने लायक ये इक्वेशन बन जाएगा। फिलहाल ये स्टेज पे वो फाइंड करने लायक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके अंदर k, उसके अंदर c ये मिसिंग थे, ये कांस्टेंट जो है ना अनअवेलेबल थे। नाउ दिस c एंड k वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, तो ये इक्वेशन को कंप्लीट करके ले लो। सो अगेन नाउ माय स्टाइल विल बी हियर, पुट c is equal to 6 lakhs and k is equal to 2 lakhs in equation number 1,
therefore v is equals to equation number 1 ले v is equal to k upon t plus 1, k upon t plus 1, 2 lakhs upon t plus 1 plus c plus 6 lakhs। यह हमारा बन जाए इक्वेशन। करना है तो लिखने के लिए ले ले 3, क्या नंबर आ रहा है 4। नहीं देना है तो ठीक है, लेकिन देता है तो अपने को ऐसा तसल्ली जैसा होता है। अब देखे तेरा इक्वेशन जो मिला, ये तेरे को जो मिला v और t के टर्म में, इसमें तेरे को नेक्स्ट जो ढूंढने का है ना, अब आजा, ये हो गया, ये हो गया। अब t की वैल्यू 6 है तो v बताओ क्या होएगा। आजा रे आजा, t का वैल्यू 6। हाँ व्हेन t इज इक्वल्स टू 6 है ना, तो v बोलोगा कितना होएगा। चलो सब्स्टिट्यूट करो, t इज इक्वल्स टू 6, v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल्स टू 2 lakhs upon 6 plus 1 plus 6 lakhs, 6 plus 1, this is 7, 2 lakhs, बोल भाई, upon 7, चल भाई कैलकुलेशन कुछ ऐसा अजीब जाएगा क्योंकि पॉइंट इसमें जो डिविजिबल नहीं बनेगा ये, तो भी जो अपने को डिवाइड करके लेने का है, पॉइंट में मिलता है ले ले। पॉइंट लेना पड़ेगा ना भाई। ये बोलो, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट देखेगा, 8 जाता है ना, कितना जाता है, 8 जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम मेकिंग इट राउंड ऑफ आफ्टरवर्ड्स, प्लस 6 lakhs, चाहे तो उतना अपन करके ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 lakhs 0.43 पकड़ूंगा मैं, है ना। इट इज गोइंग टू बी 6 lakhs plus this is 28,000 something, so 6 lakhs 28,571.43 कर दूंगा। और ये वैल्यू है रुपीस में, बोलेगा तुम स्टेटमेंट लिखेगा, hence value of machine will be rupees 6,28,571.43 after 6 years, है ना, after 6 years। भाई समझा सब लोगों को। हाँ सर। वेरी यहाँ पे देवांश्री, दर्शन, हाँ सर। चिरंजीव, आर्या, आरती, हाँ सर। क्रिश भाई, समझा सर। हाँ ये क्वेश्चन सभी को बोलता हूँ, ये क्वेश्चन में वो साइमल्टेनियस सॉल्व करने वाला माहौल बना। हाँ ये क्यों बना वो भी मैं तुमको बताया, क्योंकि पहले ही बार में वो अपने को सी का वैल्यू नहीं मिला ना। आगे के सभी क्वेश्चन में क्या होता था, वो सी का वैल्यू
सीधा ही मिल जाता था, के 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाता था, ऐसा फॉर्मुलेशन होता था। अभी यहाँ पे ऐसा इक्वेशन का फॉर्मुलेशन नहीं हुआ, तो के जिंदा रहा, तो उसका भी हमने जुगाड़ किया साइमल्टेनियस सॉल्व करके। ये आपको मैं एक जिसको बोलता हूँ ओवरव्यू दे देता हूँ। अल्टीमेटली के एंड सी ये दो वैल्यू जो कॉन्स्टेंट्स है ना, बस उसकी वैल्यू को हमें रिप्लेस करके लेनी रहती है। तो हम कभी धीरे धीरे करके के सी दोनों का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पे हमको के ढूंढा, फिर सी ढूंढा, हर एक में देखना आपने जो ऐसे ही किया है, के और सी दोनों ढूंढा है और उसको रिप्लेस करके इक्वेशन बनाया हुआ है। फिर आप चाहो जो वैल्यू टाइम का टी का रखो, वैल्यू मिल जाएगा, है ना। यही एक सिस्टम से हम जा रहे हैं। अब आपका प्रैक्टिस से आपको थोड़ा आप खुद को यूज टू होना है कि नहीं। कोई भी नया क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे को चिंता नहीं, प्रोसीजर तो वही है जी। भाई साहब अब एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, आइए उसको भी हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, in a certain culture of bacteria, the rate of increase, ये वापस इंक्रीज वाला आ गया, मतलब वो डीके का क्वेश्चन एक ही वहाँ आपको फिफ्थ वाला दिया हुआ है जो पूरे एक्सरसाइज में। रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. That's it. इतना क्वेश्चन दिया है। पहले तो सॉल्यूशन में हम अज्यूम करेंगे भाई कि हम पॉपुलेशन को पी मान के चलते बैक्टीरिया का, है ना, और टाइम का हिसाब से टी लेते हैं एज यूजुअल, एज यू नो। समझ में आ रहा है? और वापस अपना वही स्टेटमेंट मतलब अज्यूम कर लो, लेट टी बी द पॉपुलेशन ऑफ, और ये यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बोला है, नंबर बोलना चाहिए जो शब्द उन्होंने यूज किया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम। अभी अपने को स्टेटमेंट क्या बोला है? रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, सिंस the rate of increase is proportional to the number
प्रेजेंट। इसका मतलब क्या बोलेगा नयन? आर्या? आरती? डिंकी? dp by dt proportionate p. प्रोपोर्शनल टू p. पी। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप लिखाओ मुझे। dp by dt is equal to kp, केपी। where k is constant. राइट। करेक्ट। अब वो हम टेबल बना लेंगे क्या? टेबल डी पी। चल भाई आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करना है तो कर लो इंटीग्रेटिंग करके, है ना? ये अधूरा रखा मैंने, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो 1/PdP is equals to K dt, integrating both sides. Integral 1/PdP is equals to K bar 1 dt. Log P is equals to K T ले ले प्लस C ले ले। इसको मैं नंबर 1 देगा भाई, है कि नहीं? अब आजा हमारे क्वेश्चन में, टेबल बना लेते हैं बाजू में। If it is found that the number doubles in 4 hours, number doubles in 4 hours, ये उन लोग बोल रहे हैं। अब सुनो, किधर भी मेरे को आंकड़ा दिया है क्या पॉपुलेशन का? From the beginning they have given information about the time, that is double in 4 hours. तो 4 hours in the sense वो टाइम का इंफॉर्मेशन दिया है। बट पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए यहाँ पे कहीं भी आपको पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का बात करा है क्या? नहीं। तो वही बात है क्वेश्चन में, ये कुछ एक प्रकार से मैं बोलूं तो उन लोगों ने मुद्दा साइलेंट रखा है, बट क्वेश्चन इज स्टिल इन द प्रॉपर फॉर्मेट कि भाई हमको ये टेबल मिलने के लिए वो हम आंकड़े ढूंढ रहे थे कि चलो टाइम स्टार्टिंग इनिशियली बोले तो 0 होता है, अब 0 है तभी पॉपुलेशन कितना था बैक्टीरिया का, इधर लिख के दिया है क्या? हाँ, बट यू कैन हैव प्रॉपर आइडिया दैट हाँ समथिंग, कुछ तो पॉपुलेशन बैक्टीरिया का होगा कि नहीं शुरुआत में। यस और नो? नहीं दिया है उसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन नहीं होगा। सो देन दे आर सेइंग दैट इट गेट्स डबल्ड। अब जो होगा उसका डबल होगा, तो जो होगा वो तो दिया नहीं है शुरुआत में। मैं बोलूं तुम्हारे पास 5 रुपया है और कल को डबल हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, लेकिन कल को 10 होगा कभी जब भी तुम्हारे पास अभी 5 है तो अभी कितना है वो बोला ही नहीं है। शुरुआत में तुम्हारे पास क्या है इंफॉर्मेशन वो बोला ही नहीं है। तो आई एम गोइंग टू अज्यूम एज इट इज गोइंग टू बी पी नॉट, लेट्स से दैट वे, बिकॉज अभी अपने पास इसमें कोई जानकारी स्पेसिफाई करके ली नहीं है। एंड नाउ वी कैन फर्दर कंटिन्यू एज दैट द नंबर इज गोइंग टू बी डबल इन 4 आवर्स। सो नंबर इन 4 आवर्स दैट टाइम का इंफॉर्मेशन दिया है, बट उसका डबल होना मतलब किसका डबल होना? जो इनिशियली जितना था उसका डबल होना। सो इनिशियली कितना था ये? पी नॉट लिखा ना मैंने, इनिशियली कितना है ये, तो उसका डबल होने का मतलब क्या? अरे बोल भाई।
2p0। अरे नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्टिंग में p0 है। ए भाई क्रिश समझता है कि नहीं? हाँ सर। तो अब ये डबल होने का मतलब है दिस इज गोइंग टू बी 2p0। And further, if they are asking, then to find the number of times bacteria are increased in 12 hours. Finally 12 hours में उसका बैक्टीरिया का साइज कितना हो जाएगा, बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा? अरे बैठता है क्या भाई? भाई जी, ये क्वेश्चन में ये मुद्दा समझने लायक हो गया कि भाई तुमको ये पी की जानकारी परफेक्टली दी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मेरा मुद्दा आगे का क्या हो जाएगा? पुट क्या करूं भाई? पुट t is equals to 0 and p is equals to p not, therefore log p के जगह पे आ जाएगा p not is equals to k into 0 plus c। देखो भाई इसमें तो मिल जाता है हमको, log p not is equals to c। c की वैल्यू मिल जाती है, वो हम रखेंगे 1 में। put c is equals to log p not in 1। therefore log p is equals to kt प्लस log p नॉट। लॉग वाले टर्म एक साथ ले ले, log p माइनस log p नॉट इज इक्वल्स टू kt log p अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू kt। ले ले भाई, इसमें से इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे भाई। अब बोल पुट ए नेक्स्ट स्लैब रख दे। ये पहला स्लैब रख दिया, दूसरा स्लैब अभी रखना है। t is equals to 4, t is equals to 4 and p is equals to उसका डबल हुआ है 2p0। चले सेकंड में रखने का, इसमें log p के जगह पे रखने का है 2p0। 2p0 अपॉन p0 is equals to k into 4। भाई साहब ये पी नॉट कैंसिल, बोले तो log 2 इज इक्वल्स टू 4k, बोले तो k इज इक्वल्स टू 1/4 log 2। क्या बोलता है भाई? 1/4 log 2। k की वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू इसमें रख देंगे सेकंड में। पुट k इज इक्वल्स टू 1/4 log 2 in equation number second। बोल भाई सेकंड इक्वेशन log p अपॉन p नॉट, log p अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू k का जगह पे 1/4 log 2 इंटू 3। भाई जी t को पीछू ले ले, मतलब log p अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू t अपॉन 4 log 2। ये इसके ऊपर चढ़ा दे m log n के हिसाब से, log p अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू log 2। राइज टू t/4। log एलिमिनेट बोथ साइड्स।
therefore p upon p naught is equals to 2 raised to 3/4 ले ले भाई जी। यह इक्वेशन नंबर क्या बोलूं मैं? बोलना क्या बोलूं मैं? थर्ड ना? क्या आता है? अरे भाई कोई तो बोलो, सब सुन हो के बैठे हैं। हाँ हर्षाली सुन रहे क्या? रिया, विधि? हाँ सर। हाँ तो बोलने का, इन लोग को तो कोई बोलने को होता नहीं है, तो रिया बोलने का, तीर्थ बोलने का। लास्ट लास्ट लोग वाले लोगों को मैं बोलता हूँ नहीं, तब तक वो आप बोलते ही नहीं है। इन लोग तो बोलने का मन नहीं बना रहे हैं, मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ इधर। चल भाई इसको 3 नंबर कंसीडर कर ले। अब अपने को क्या ढूंढने का भाई? ये है ना, जब t इज इक्वल्स टू 12 है, t इज इक्वल्स टू जब 12 है, एक काम करते हैं, ये जो t/4 को मैंने ऊपर चढ़ा दिया, वो करा तो सही है, लेकिन मेरे को ये आसान लगेगा जो मैं इसी इक्वेशन को नंबर 3 पकड़ूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? When t is equals to 12, t is equals to question mark. Put in third, तो ये हो जाएगा log p/p0 is equals to 12/4 log 2। बाकी वो भी वही हो सकता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपन को बाद में भी log तो एलिमिनेट करके दिखा के लेने का ही है। तो क्या बचा? log p/p0 इज इक्वल्स टू 3 log 2, और ये इसको ऊपर चढ़ा दें तो वही मिलता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, डोंट वरी। log p/p0 is equal to log 2 cube, therefore log log cancel, p/p0 is equals to 8, therefore p को ढूंढने का था 8 टाइम्स p0। ये p0 क्या था? p0 क्या था? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द स्टार्टिंग ना, शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था? तो क्या p0, और वो p0 का 8 गुना हो गया। 8 गुना मतलब 8 टाइम्स। कितना होगा भाई तीर्थ? 8 times. इन द सेंस दैट मीन्स कि आपका बैक्टीरिया 12, इन लोगों ने साल दिया कि क्या दिया है? 12 आवर्स 12वें घंटे में है, 12 घंटे के बाद आपका बैक्टीरिया जो होगा वो शुरुआत में जितना होता था उसका 8 गुना हो गया, मतलब 8 टाइम्स हो गया। ये बराबर बैठता है क्या? बोल भाषा मेरी। नयन हाँ सर। बैठा सबको? जो शुरुआत में था, स्टार्टिंग में जो था बैक्टीरिया का नंबर, उससे 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स। बस इस प्रकार से आंसर कंक्लूड हो जाएगा। हेंस आई कैन कंक्लूड, आपके क्वेश्चन के आधार पे कंक्लूजन मार दीजिए, लिख दीजिए जो तुमको पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इन द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज इन 12 आवर्स। हेंस in 12 hours
the number of bacteria will be 8 times of the initial bacteria. मुझे ऐसा वर्डिंग लिखने दो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली. ये पढ़ तो कंक्लूजन तीर्थ. Hence, in 12 hours, the number of bacteria will be 8 times of the number of bacteria present initially. हाँ, बराबर बैठा ना स्टेटमेंट. चलिए, इस प्रकार से वैरायटी क्वेश्चन इन लोगों ने कवर भी किया है. एंड कुछ एग्जाम्पल मुझे देने की इच्छा है जिसमें कि कॉमर्स के बैकग्राउंड को ज़्यादा लागू होता है. नो डाउट इन लोगों ने भी बैक्टीरिया का छोड़ दो आप, तो पॉपुलेशन जो हमारे ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन की बात करो, और ये डेप्रिसिएशन का बात करो, उसके आधार पे अपने अप्रोप्रिएटली अपने लायक क्वेश्चन दिया ही है. और तो और इसके ऊपर से मुझे एक और क्वेश्चन एडिशनल देना था डीके का, क्योंकि डीके का एक ही क्वेश्चन किया है ना अपन ने. आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन फॉर डीके आई. और ये एग्जांपल समझ के भी आपको मजा आएगा, क्योंकि इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको अलग से जो दिया है एग्जाम्पल मजा रहेगा आपको. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार हेडिंग. बोले एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बाद आए तो यहाँ से 2-3 लोग तो निकल गए हैं तीर्थ. हाँ सर. ऐसा क्या होता है सब लोगों को? नहीं मालूम. ये माहौल ही ऐसा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम पे भाग रहे हैं. कोई बात नहीं भाई, अपने को काम करने का है, मतलब करने का है. चले, ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट, ले ले क्वेश्चन ले ले. A company's share price are going down. A company's share price are going down. If the rate of falling of the prices of share is directly proportional to its price in the market, and if the original price of rupees 12 per unit reduces to
₹6 per unit in 4 days. Find the price after another 4 days. ले बढ़िया क्वेश्चन है ये, शेयर मार्केट के बेसिस पे आपके सामने, मतलब बैकग्राउंड भी आपको मजा रहेगा कि भाई हाँ सर भले सेम टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन समझने के लिए उसका कंसेप्ट अलग लिया है आपने। शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कुछ ऐसा होता है, देखो कंपनी के अच्छे न्यूज़ होते हैं ना, तो अच्छा उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। बिकॉज पीपल यूज टू हैव सेंटिमेंटल एक रिएक्शन भी होता है, एंड दे गिव पॉजिटिव सेंटिमेंट्स एज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव न्यूज ऑफ दैट कंपनी, कि भाई कंपनी तरक्की कर रही है, कुछ अच्छा लॉन्च हुआ, कुछ अच्छा प्रोग्रेस हुआ, कुछ ग्रोथ हुआ, उसका कुछ मार्केट के अंदर उसका कुछ पॉजिटिव न्यूज बाहर आया कि किसी के साथ उसने डीलिंग ही की, अच्छी की, या किसी का उसने बिजनेस खरीद लिया, एक्वायर हो गया, एक्वायर कर लिया किसी का बिजनेस उसने, या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मेनी मेनी सच पॉजिटिव न्यूज, या कंपनी का कुछ रिजल्ट अच्छा आया है, हुआ है, नेट प्रॉफिट अच्छा है उसका, है ना। मेनी सच पॉजिटिव न्यूज विल एनहांस द शेयर प्राइस, बिकॉज लोगों के दिमाग में क्या आएगा, अच्छा कंपनी ग्रो करने लग गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लोगों को क्या लगेगा, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी का प्रोग्रेस हो रहा है, एंड देयर बाय पीपल विल डिमांड इन द सेंस द प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज। लेकिन अभी उल्टा सोचो, समझो कंपनी का कोई लॉस हो गया, कंपनी का किसी के साथ जो मर्जर था वो टूट गया, या कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ऐसे अलग अलग सिचुएशन हो जाती है, कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया और कंपनी केस हार गई है, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज हो सकते हैं, जिससे कि कंपनी के लिए वो, कंपनी के लिए लोगों का, शेयर होल्डर का मार्केट में ऐसा एक नजरिया बन जाता है नेगेटिव, कि जिससे कि शेयर प्राइस उसके क्रैश हो जाते हैं, डाउनफॉल चला जाता है, वो बिजनेस डाउन होने के कारण। मेनी सच रीजंस आर इन्फ्लुएंसिंग। सो यहाँ पे मैं डिस्कशन जनरली मैंने रीजन का नहीं करना, मैंने अपने को आपको वेराइटी रीजंस बता दिया। तो ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट कंपनीज शेयर प्राइस आर गोइंग डाउन, डाउन बोल दिया मतलब समझ जाना इसके प्राइस डाउन जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डीके, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डीके। if the rate of falling of the price of share is directly proportional to its price in the market, ये समझ में आ जाता है सबको भी, directly proportional, so we are concerned about the rate of falling of the price, so price जो है वो शेयर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मार्केट्स, जो उन लोगों का फॉलिंग होना बन रहा है। तो हम लोग यहाँ अजम्पशन क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले हमारा अजम्पशन हम क्लियर कर लेते हैं। कोई बताएगा मुझे अजम्पशन क्या लेना चाहिए? जैसे हम लोग टाइम के लिए टी ले लेते थे, पी पॉपुलेशन के लिए पी ले लेते थे, यहाँ पे क्या ले लेना चाहिए? अरे बोलना भाई तीर्थ। प्राइस है तो पी डिनोट प्राइस। हाँ प्राइस के लिए पी ले लूँ, ठीक है चलो बराबर। और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? टी टाइम का। हाँ टाइम, और हाँ टाइम का बाद में बोल दूँ, आप पूरा क्वेश्चन बराबर तो लिखे हैं, तो उसमें अपने को 4 days ऐसा लास्ट में बोला, तो टाइम शुड बी कंसिडर इन डेज। हाँ यहाँ पे कोई आवर्स नहीं दिया, मिनट्स नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डेज में टाइम को कंसिडर करना है। सो टेक डाउन, लेट डायरेक्टली बोलता हूँ, पी डिनोट्स प्राइस ऑफ शेयर।
और वो भी पर एक शेयर का बात करते हैं, जैसे लोग ऐसा पर यूनिट बोलते हैं, तो पर यूनिट इधर बोला ही उन्होंने, पर यूनिट। ऐसे हम लोग है ना शेयर को यूनिट में नहीं बोलते हैं, एक शेयर दो शेयर ऐसा बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ शेयर की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है, ये ध्यान रखना। अगर अभी इन लोगों ने बोल दिया है, जहाँ वर्ड शब्द यूज किया ही है, तो मैं भी यूनिट वर्ड बोल देता हूँ। एंड आई एम मेंशनिंग टी एज अ टाइम, ब्रैकेट में लिखो इन डेज, हाँ, इन टर्म्स ऑफ डेज लिखो। सिंस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ शेयर प्राइस is directly proportional to its original price। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तीर्थ? dp upon dt proportional to p। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप बताओ। dp upon dt equals to minus kp। वेरी गुड। माइनस लिखना सभी लोग, यहाँ ब्रैकेट में लिखना वेयर के इज अ कांस्टेंट, और के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऑल्सो करके लिखो। एक और बात मैं लिखा देता हूँ, here we can make out that minus is used because the price are falling, huh? Also here नेगेटिव साइन, ये नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है तुम्हारे नॉलेज के लिए, इज यूज्ड एज प्राइस इज फॉलिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये लिख के रखेंगे। अदरवाइज इतना बड़ा इनफ है, के इज अ कांस्टेंट एंड के इज ग्रेटर देन 0। इंटीग्रेट करने के लिए इधर उधर कर डालो। 1/p dt is equals to minus k dt, integrating both sides ले ले भाई 1/p dt। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। 1/p आएगा, हाँ 1/p हाँ आएगा ना? 1/p dp, हाँ dp उधर पहले से है, सॉरी dp आएगा, राइट, मैंने गलती से dt लिख दिया। वेरी गुड। माइनस के dt, इसका इंटीग्रेशन लेने का है। माइनस के तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन ले लेंगे। और इधर 1/p dt का इंटीग्रेशन log p इज इक्वल्स टू माइनस के टी, 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस c, इसको मैं नंबर 1 देगा भाई, इसको मैं नंबर 1 देगा। अब आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमारा वो टेबल जैसा आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। आगे जरा क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करके ले रहा हूँ यहाँ से। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ₹12 पर यूनिट, ओरिजिनल प्राइस ₹12 है, मतलब मैं टेबल जो बनाएगा इसमें दो चीज मुझे लेनी जो है। एक तो मैंने अज्यूम जो किया है टी और प्राइस के लिए पी। ओरिजिनल प्राइस इज ₹12, तो ओरिजिनल प्राइस इन द सेंस व्हेन टाइम इज 0 ना, स्टार्टिंग में मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ वो शुरुआत वाला समय 0 में मान के चल रहा हूँ, तो इट इज 12। आगे बढ़ता हूँ। पर यूनिट रिड्यूसेस टू 6 पर यूनिट इन 4 days, आगे 4 दिन में उसका प्राइस
रिड्यूस होके कितना हो गया 6 पर यूनिट, आधा हो गया भाई। तो 4 और 6 की बात चलेगी। और फाइनली आपको आगे बोला है फाइंड द प्राइस आफ्टर अनदर 4 डेज। अनदर 4 डेज मतलब टी पकड़ूंगा क्या? 8. 8. 8, वेरी करेक्ट। इसके अंदर +4 करने का है, अनोधर 4 डेज। ये मुद्दा ध्यान रखना, आगे भी ये टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन के अंदर वो एक आया था। कौन सा क्वेश्चन है तुम लोग बड़ा मार्क करके रखना भाई, मेरे को मुंह पे नहीं आ रहा है अभी। कोई बताने का कोशिश कर सकता है तो करो। Second question. सेकंड क्वेश्चन में था, क्या था भाई? Another 20 years. हाँ राइट है। तो वो अनदर पकड़ लेने का बराबर से शब्द को, तो मेरा प्राइस क्या होएगा, कितना और कम हो जाएगा। चलो चलो भाई साहब, पुट p is equals to 0 and then p is equals to 12 in 1 log 12 is equals to minus k into 0 plus c, therefore c is equals to log 12। ले ले, log 12 को 1 में रख दें, put c is equals to log 12 in 1 log p minus kt plus log 12। भाई जी इसको मैं क्या बोलूं, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या बोलूं, पुट t इज इक्वल टू सेकेंड स्लैब रख दे, पहला स्लैब रख दिया 4 एंड p इज इक्वल टू 6 in 2 log 6 is equals to minus k into 4 plus log 12, therefore log 6 माइनस, एक काम करता है, मैं उधर भगा देता हूँ ना इसको, ये माइनस वाला इधर ले लेता हूँ, उसको उधर भगा देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 4k is equals to log 12 minus log 6। 4k is equals to log 12 upon 6, therefore k is equals to 1 upon 4 log 2। क्या बोलता है? अब यह k का वैल्यू मैं सेकंड में रख दूंगा, सेकंड में रख दूंगा, put k is equals to 1 by 4 log 2 in equation number 2। equation number 2 log p is equals to minus kt minus k मतलब 1 upon 4 log 2 into t, और आगे है प्लस log 12। नहीं क्या बराबर जा रहा है क्या अपन गाड़ी? हाँ चल भाई आगे बढ़ रहे। अब क्या सोचने का है करने के लिए, इसको थोड़ा सुलझा ले, नंबर 3 दे देने का है और इमीडिएटली वो लास्ट का वैल्यू रख देने का है। ये ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, उसको सेटल करने के लिए जरा थोड़ा बहुत देख लेने का, लगता है उतना कर देने का। तो क्या 1/4 लॉग ये ना टी अपॉन, इसको नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, log 2 इज इक्वल टू log 12 माइनस log p, उधर चले जाएगा दोनों उधर, t/4 इसको भी मैं बस ऐसे छोड़ देंगे, मैं log 12/3, ये इसको नंबर 3 दे देता हूँ। और अभी तेरे को क्या करने का है लास्ट का, when t is equals to 8 तो p कितना ढूंढने का है, ढूंढ ले ले भाई। when t is equals to 8 p बोले तो क्वेश्चन मार्क, 8/4 log 2 is equals to log 12 upon 8।
log 2 is equals to log 4 से कैंसिल कर 3/2 बोले तो log 2 स्क्वायर, ये 2 ऊपर चले जाएगा इज इक्वल। हाँ बोल बोल। log 12 by p है ना, log 12 ग्रेड की वैल्यू नहीं है, log 12 by t, सॉरी इधर क्या बोल रही है, बाय p है। अपॉन में p है 12 by, थर्ड इक्वेशन में log, हाँ हाँ तो बोल। 8 t सर की वैल्यू राइट 8 है हैंड ना, साइड थर्ड अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इक्वेशन मैंने में t राइट हैंड साइड t p के है। जगह पे डाल दिया, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, राइट हैंड साइड आया, चलो वापस सब्स्टिट्यूट कर देते ना, कोई बात नहीं, वापस मुझे पूरा करेक्ट करना ही पड़ेगा। t का, अच्छा मैंने इधर p के जगह पे भी वो डाल दिया था, ठीक है 8 डाल दिया था, राइट दैट इज रॉन्ग, खाली t के जगह पे 8 डालने का है, यू आर करेक्ट, log 12 by p, हाँ अभी परफेक्ट, वो गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 log 2 I will write log 2 square is equals to log 12 by p, log cancel 2 square 4 is equals to 12 by p, therefore p is equals to क्या बोलेगा 12 upon 3, therefore p is equals to 4। भाई सर साहब 12/4 आएगा ना, 12 by 4 4 4, 3 आ जाएगा, सॉरी 12/4, देखो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अभी 3, ये मतलब प्राइस इज ₹3 हो जाएगा भाई। 4 दिन में, अरे सॉरी 8वें दिन में मेरा प्राइस कमती होके ₹4 हो जाएगा, अरे ₹3 हो जाएगा। तो मैं कमेंट लिखता हूँ हेंस, क्या कमेंट लिखेगा सौरभ, उसके इस सिचुएशन के हिसाब से लिख, आफ्टर अनदर 4 days, है ना, उन्होंने क्या बोला था, अनदर 4 days बोला था ना, तो आफ्टर अनदर 4 days price will be ₹3 per unit। एक क्वेश्चन शेयर मार्केट का अच्छा लगा कि नहीं इसके ऊपर, तीर्थ महाराज? हाँ सर। और एक अंतिम क्वेश्चन देके मुझे इसको, सर हाँ थोड़ा स्क्रीन ऊपर लो ना। लो लो, लिख लो बराबर। लिख लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट हो क्वेश्चन गया। पे जाऊंगा। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड आपको मालूम पड़ेगा कि कॉमर्स के बैकग्राउंड के रिलेटेड है, और ऐसा क्वेश्चन कवर नहीं किया है टेक्स्ट बुक में, अपन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन समझ के। लिखो, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, इफ एक्स आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड by a manufacturer and C is their total cost, the rate of change
C with respect to x is 24x plus 4 if the fixed cost is rupees 200. Find the cost of producing 10 items. देखो, मैन्युफैक्चर को भी एक लॉजिक खाली मैं बता देता हूं, तुमको भी पता होगा। कॉस्ट है ना, कभी भी दो प्रकार के हिसाब से हम बाइफरकेट करते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे कॉस्टिंग की बहुत सारी जो है स्टाइल होती है, लेकिन हम बाइफरकेशन एक ओवरऑल बेसिस पे देखें तो दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो फिक्स लग गया, जो लगना ही है। आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, आपको उतना तो खर्चा आएगा ही। मगर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है that depends on that number of quantity what you are going to produce. If you produce 5 units, then only that cost will be applicable on 5. If you produce 10 units, then that cost will be according to the 10 units. अब इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान के चलिए अभी लॉकडाउन में हमारा क्लास बंद है, तो क्लास का भाड़ा, अभी क्लास चल नहीं रहा है, नहीं चले वो कुछ नहीं है, वो मकान मालिक जो भी है भाड़ा उसका ले लेगा। लेकिन आज क्लास बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंज्यूम कम हो गई, तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, वो फिक्स नहीं हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल उसी तरह से मैं दे देता हूं। क्लास में हमारा 40 जन का बैठने का कैपेसिटी है। अब समझो 40 जन बैठते हैं तो मेरे को लाइट फैन टोटली 100% यूज करना पड़ता है, तो उसका मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अभी 40 से समझो बच्चे लोग 30 भी बैठते हैं तो भी मेरे को सबका सब लाइट फैन ऑन करना ही पड़ता है। तो 30 बैठे या 40 बैठे, लाइट का बिल उतना ही आने वाला है, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्विच ऑन ओवरऑल फैंस एंड लाइट्स, तो उतना बिल आने वाला है। तो प्रोडक्ट मतलब मेरा स्टूडेंट की क्वांटिटी कम हो गई, 30 हो गई, 40 थी उससे, तो उससे मेरे को कोई उतना रेवेन्यू में फर्क पड़ा होगा, उसका मेरे को कॉस्ट में ये फर्क पड़ा होगा कि उसको स्टेशनरी मेरे को 30 जन का देना पड़ेगा, बैग वगैरह देना है तो उसका 30 जन का ही कॉस्ट लगेगा। तो स्टूडेंट कम हो गए या स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो कॉस्ट मेरा उतने 10 स्टूडेंट का बैग का बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से 40 हो गया, उससे मेरे को बैग का खर्चा ज्यादा करना पड़ा, जो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन का मेन बैकग्राउंड समझ लीजिए। इफ एक्स आइटम्स आर प्रोड्यूस, ये अब आपको प्रोडक्शन वगैरह का तो कंसेप्ट पता ही है, कॉस्ट का, प्रोडक्शन का वगैरह का, क्योंकि उसने अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको डिटेल में देखा है। और मैन्युफैक्चरर एंड सी इज द टोटल कॉस्ट। सी को हमने अज्यूम करा है इधर हम लोग ने ऑलरेडी कि वो उसका टोटल कॉस्ट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज। अब यहां पे पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इधर प्रोपोर्शनल वर्ड लिखा है क्या तीर्थ? नहीं सर। हाँ देख, ये मैं क्वेश्चन लेने का पीछे का मकसद है। ये प्रोपोर्शनेटली वाला बात नहीं हुआ है इधर, तो भी हमारे को आगे तो बढ़ना है इन दैट रिगार्ड की हमको स्टार्टिंग इन्होंने बोल ही दिया है कि डिफरेंस डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए रेट ऑफ चेंज इन सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को कैसे लिखेंगे?
dc upon dx. यस, सिंस लिखो, स्टेटमेंट लिख के हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ c with respect to x is 24x plus 4. मतलब क्या हो गया, dc by dx is equals to 24x plus 4. देख भाई आगे, if the fixed cost is 200 and the find the cost of producing 10 items. हिसाब इधर खाली छोड़ के ऐसा रख दिया है, 200 रुपया इसका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब हम पहले तो इसको आगे बढ़ाते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डीसी इधर ही रखेंगे, ये dx को उधर ले लेंगे, तो 24x प्लस 4 पूरे का ब्रैकेट करके dx लिख लें। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये प्रोसेस वही हो रहा है देखना, इंटीग्रेटिंग 1dc इज इक्वल इंटीग्रेटिंग 24x प्लस 4 dx। चले 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू c, दिस इज गोइंग टू बी c, 24x का इंटीग्रेशन, 24 तो बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 4x प्लस क्या बोलेगा, ए इंटीग्रेशन का क्या बोलता है अपन, c ना, ये बोलना। हाँ सर। लेकिन नयन इधर तो ऑलरेडी कॉस्ट के लिए c यूज हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन के लिए आई, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के लिए k बोल देता हूं, है ना, k इज अ यूज्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक इसके दिमाग में ऐसा ना आवे कि सर वो प्लस c के जगह पर प्लस k क्यों लिखा है, तो मैंने क्लियर कर दिया, बिकॉज c इज ऑलरेडी यूज्ड एज अ कॉस्ट, सो वी आर नॉट अगेन गोइंग टू यूज दैट c, जो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है और रिप्रेजेंट भी कर बराबर से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये 2 से 12 कैंसिल, 24 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज गोइंग टू बी 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। ले ले, इसको क्या दूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 दूं, इसको एक प्रकार से मैं बोलूंगा जनरल सॉल्यूशन है ये हमारा, खाली समझने के लिए। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, एज फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स, समझना बराबर, मैं जो स्टेटमेंट लिखा हूं, टेक डाउन दिस वन, एज द फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट when no items are produced, which means which is the expenditure, ये हमारा खर्चा हो जाता है, कॉस्ट एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनिंग द फैक्ट्री। इस सेंस में हम ले रहे हैं, तो इधर अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं, देयरफॉर जब मैंने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया है, एक्स क्या था तीर्थ, Items. हाँ एक्स, दैट इज द नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स मैं 0 प्रोड्यूस करता हूं, ए नंबर ऑफ आइटम्स इफ आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग means 0 production, at that time also I have to spend rupees 200 as a fixed cost, yes or no? सोच सोच, यस सभी लोग का दिमाग में बैठना, कृति जवाब देना बंद है तुम्हारा लोगों का, विधि, रिया, कॉस्ट तो 200 रुपया लग ही जाएगा जो तुम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ना, क्लास में तुम्हारा इधर चालू है या बंद है, भाड़ा तो मेरे को चलना है, देना ही है भाई, भाड़े का खर्चा तो फिक्स मुझे लग ही रहा है। आप इसमें अंदर क्लास फिजिकली नहीं ले रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ही इज गोइंग टू टेक योर रेंट, वो एग्जाम्पल था, इसी वजह से इसी तरह से यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट लग जाएगा।
मेंटेनिंग ऑफ फैक्ट्री, क्या वर्ड लिखा मैंने इधर, मेंटेनिंग ऑफ द फैक्ट्री। समझो मेरा फैक्ट्री बंद भी है तो भी मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा, फैक्ट्री का सफाई करना पड़ेगा, फैक्ट्री को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चे करते रहना पड़ेगा। भले आप उसका फैक्ट्री का प्रोडक्शन का प्रोसेस करो या नहीं करो, आपका फैक्ट्री बंद रखो या चालू रखो, बंद होता और चालू होता तो भी तुमको वो मेंटेन करने का खर्चा लगाना ही पड़ता है मशीन को। ये बात है। मेरा अभी क्लास में एसी बंद पड़ा है तो एसी का भी मेंटेन का वो खर्चा तो मेरा लगा ही है, मैंने पहले से मेंटेन का खर्चा करवा के लिया हुआ है, मतलब 1 साल का पूरा भर दिया है। तो मुझे ये मेंटेन तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो मेंटेन नहीं करूंगा तो बंद पड़ जाएगा, एसी खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा फिर वक्त पे। तो मैं जब एसी चला भी रहा था तो भी साल का उसका मेंटेन का खर्चा कर ही रहा था, और नहीं भी अभी चल रहा है एसी बंद पड़ा है तो भी उसका फिक्स खर्चा तो बना मेंटेन करने का। यस और नो, आर गेटिंग? उसी तरह से ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है लग जाएगा, इवन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। सो ये हम पुट करेंगे। सो पुट x is equal to 0 and c is equal to 200 in equation number 1. Therefore 200 क्या बनेगा भाई, 12 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस के ले ले भाई, के का वैल्यू मिल जाएगा भाई 200 इज इक्वल टू 0 प्लस के, मतलब के इज इक्वल टू 200। क्या बोलता है भाई, के का वैल्यू नंबर 1 में रखेंगे भाई, क्या बोलता है भाई, कृति सुन रहे हैं कि नहीं हाँ दीदी? सर। हाँ तो तुम लोग हाँ ना हाँ कहाँ बोलते ही नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा है मतलब बैठ जाने का क्या कोने में? इंटरेस्ट लो इसमें भी, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और कॉमर्स के बैकग्राउंड के ऊपर बात करके ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे को ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। चलिए के का वैल्यू 200 रखेंगे, c इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 200। इसको मैं क्या पकड़ू, बोलना नयन, कोई भी बोलो। दिया 2. इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट। फिर अब हमको क्या बोला आगे, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 आइटम्स। तो भाई when x is equals to 10, c is equals to question mark ले ले 12 10 square plus 4 into 10 plus 200 ले ले। ये बोलना 1640, क्या बोलता है 1440, सॉरी। ये ले ले, तेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कमेंट बोलना हैंस, हैंस क्या बोलूं मैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 items will be rupees 1440। ए मजा आया ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन करने का? ए बोल रहा है भाई तीर्थ? हाँ सर. भाई साहब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है, लेकिन
दिस इज इनफ एंड इसके भी मैं बोर्ड पेपर की क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन भेजूंगा, बिकॉज दिस चैप्टर वाज नॉट अर्लियर इन द सिलेबस। मेरे पास उसके पहले वाले सिलेबस से 96 के सिलेबस के अंदर जो था उसमें से मैंने बोर्ड क्वेश्चन जमा किया है। वर्क इज इन प्रोग्रेस। बिफोर दैट प्रोबेबिलिटी का अभी कौन सा बोर्ड पेपर है तुमको भेजना बाकी है? डेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट का भेजा क्या? या वो एप्लीकेशन में आया होगा, किसी ने देखा है क्या? रिया? हाँ सर। मतलब लास्ट कौन सा आया है? डिफाइनेड इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट? हाँ सर। और उसके बाद भी कौन सा बाकी? एक तो प्रोबेबिलिटी शायद बाकी होगा। यस और नो? Yes. दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बाकी होगा। और इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर भेज दिया ना ऑलरेडी? Wait, yes. टाइम सीरीज की चिंता नहीं होगी क्योंकि टाइम सीरीज आई थिंक इट इज टेकन फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड, because prior to that in 11th only it was there, so 11th के बेसिस पे वो चैप्टर होता था, तो बोर्ड का क्वेश्चन का यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं आएगा। एंड एक एलपीपी अपना भी टॉपिक रहता है। दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, पार्ट 1 इज डन। भाई एक रात की सांस ले लीजिए, पार्ट 1 इज डन। हाँ sir. अब खाली एक टॉपिक बाकी है मैथ्स पार्ट 2 में, एलपीपी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम लोग फिजिकली तो मिलने की कोई मेरे को लगता नहीं है। वापस कोरोना का केस बढ़ने लग गया है, इन लोग वापस सब क्या मालूम इन लोग को क्या इच्छा है अभी करने का। इफ पॉसिबल विल अरेंज दैट वे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन ऑनलाइन वे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से करेंगे हम। और खास तुम लोगों को सूचना, एवरीबडी प्लीज if they want they can purchase from outside, and if they want you can collect from office graph book। आज आने की इच्छा है तो आके लेके जाना, नहीं आने को हो रहा है तो आप परचेस आपके तरफ से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आई विल कीप एट ऑफिस बट यू हैव टू कम tomorrow when you are coming for submission, at that time also you can take submission of English paper, and जिनका इंग्लिश नहीं है those also can come between that time। क्या टाइम मैंने रखा है सबमिशन का? 1 to 2:30. तो भी उसके बीच में आना और यहाँ से मेरे पास से ग्राफ बुक लेके जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंडिंग हियर।